भारत और फिनलैंड के बीच हुई शिखर वार्ता में फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, कोविड से निपटने में भारत के प्रयास सराहनीय। देश में ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का गठन। ढांचागत विकास में पैसों की नहीं होगी कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को स्वीकृति। छोटे शहरों में स्वकर निर्धारण प्रणाली से जमा होगा गृहकर। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चरम पर। पश्चिम बंगाल का चुनावी पारा चढ़ा। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरे। भाजपा ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिनलैंड के बीच मंगलवार को शिखर वार्ता हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। फिनलैंड की पीएम ने कोरोना से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की और कई क्षेत्रों में मिलकर सहयोग करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पुर्तगाली समकक्ष से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और कोरोना के हालात की समीक्षा की। भारत दोनों ही एक रूल्स बेस्ड, पारदर्शी, मानवतावादी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक, नियम आधारित, मानवतावादी विश्व व्यवस्था की संयुक्त प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत और फिनलैंड की शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष सना मारिन ने कोविड-19 को नियंत्रित करने, वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं कोविड के खिलाफ टीकाकरण क्षेत्र में भारत के अथक प्रयास की सराहना करती हूं। आप विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कोविड महामारी से निपटने में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। अपने प्रारंभिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के अहम क्षेत्रों का उल्लेख किया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, नवोन्मेष, स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई पार्टनरशिप घोषित कर रहे हैं। हमारे बीच वाणिज्य क्षेत्र के सहयोग की कई संभावनाएं हैं। पर्यावरण मंत्रालयों के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। फिनलैंड और भारत नवीन तकनीक में सहयोगी हैं। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने फिनलैंड से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने की अपील की। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने 2030 तक 450 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनिशिएटिव भी लिए। फिनलैंड की लगभग 100 कंपनियां भारत में दूरसंचार, एलिवेटर्स, मशीनरी और ऊर्जा के साथ साथ नवीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। The two prime ministers announced a high-level dialogue on education between the education ministries of both the countries. In this direction, the two leaders welcomed the proposal to renew the MOU between consortium of 10 Finnish universities and 23 IITs for the next 5 years. They also announced a digital partnership in future ICT, future mobile technologies and digital education.
They announced a sustainability partnership involving renewable and clean energy, circular economy and sustainable mobility. लगभग 30 भारतीय कंपनियां फिनलैंड में मुख्य रूप से आईटी, वाहन उपकरणों और आतिथ्य क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन से भारत के आत्मनिर्भर अभियान को बड़ी मजबूती मिलेगी। देश में ढांचागत विकास को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी DFI का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से ढांचागत परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस साल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की निजीकरण की प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और फंड की कमी न होने पाए, इस दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एक नए राष्ट्रीय बैंक को बनाने का फैसला किया है, जो बुनियादी ढांचा और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI यानी विकास वित्त संस्थान के गठन की अनुमति दे दी गई है। DFI लंबी अवधि के लिए फंड जुटाने का काम करेगा, जिसमें बजट 2021 से प्रारंभिक रकम उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इस साल करीब 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। इसमें प्रारंभिक अनुदान 5,000 करोड़ रुपए का होगा। सरकार DFI के लिए कुछ सिक्योरिटीज जारी करने की योजना बना रही है, जिससे फंड की लागत कम होगी। इससे भारत में बॉन्ड बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। The cabinet has taken a decision to set up a development finance institution through which we will have an institutional arrangement which will help in raising long-term funds. The budget provides for the initial amount. I had announced it in the budget saying capital infusion from our side would be about 20,000 crores and initial grant of 5,000 will also be made. And this year itself, capital infusion is 20,000 crores. Additional increments of the grant will also be made within the 5,000 limit that has been given to the finance minister. And through this, we expect to raise considerable amount using this lever from the market. एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका पर जो नीतिगत विचार किया गया है, उसमें वित्तीय क्षेत्र में भी इनकी भूमिका है। यानी सभी PSU बैंक के निजीकरण की बात सही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक हो या कोई अन्य सेक्टर, निजीकरण में कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। The interest of the workers, interest of those who have put in services over the decades will absolutely be protected. Whether it is their salaries, whether it is their scale, whether it is their pension, it will all be taken care of. And above all, the first premise that I would like to put before you is even when we speak of privatization or disinvestment, we recognize that each one of those units perform for the economy. So if there is a coal unit or a thermal unit. वित्त मंत्री ने बैंकों के निजीकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भी करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बैंकों की खराब हालत के लिए पूर्व की UPA सरकार को जिम्मेदार बताया। Today public sector banks are loss making and prompt corrective actions are bringing them out because of the telephone banking which happened during his time. His daddy would have probably nationalized the banks, but nationalizing of loss in the banks was during UPA's time. And I would want to add one more. Nationalizing corruption is what they did. गौरतलब है कि केंद्र सरकार कई PSU बैंकों के विलय के बाद अब उनमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की दिशा की ओर बढ़ रही है, जिससे एक तरफ देश में बड़े बैंकों का गठन तो हो और साथ ही बैंकों की कार्यप्रणाली बेहतर होने के साथ खुदरा निवेशकों की सीधी भागीदारी भी बढ़ सके। बुनियादी ढांचा परियोजना को फंड मुहैया कराने के लिए एक अलग बैंक के गठन का फैसला देश के विकास की रफ्तार पर सकारात्मक और दूरगामी असर डालेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था किए जाने का भी निर्णय शामिल है। मंत्रिपरिषद ने फेज 1 और फेज 2 के लिए जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को धन अवमुक्त कर वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया है। कैबिनेट ने छोटे शहरों में गृहकर के लिए स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत गृह करों की वसूली की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन का 12वां संशोधन पारित किया, जिसके अनुसार 1994 की जगह 2015 पंचायत सामान्य निर्वाचन जोड़े जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद सभी जनपदों में पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा 7,000 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण प्राप्त करने का भी अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शहरिया, कोल और थारू जनजातियों के लिए पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित किए जाने का निर्णय भी प्रदेश की कैबिनेट में लिया गया। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या रणनीति हो, इसके लिए आज प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण तेज रफ्तार से जारी है, तो वहीं संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में नियमों को एक बार फिर से सख्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर और प्रभावी कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे एक पत्र में कोविड नियंत्रण रणनीतियों के तहत कंटेनमेंट जोन बनाकर सर्विलांस बढ़ाए जाने, नाइट कर्फ्यू के अलावा लोगों को जागरूक करने पर जोर देने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार से RT-PCR जांच का दायरा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं, इसलिए राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सियासी, सामाजिक या धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। शादियों में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं के अलावा 50% क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिस। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी बढ़ते संक्रमण के चलते 17 मार्च से प्रमुख शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। ये कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। वहीं अहमदाबाद में चल रहे भारत इंग्लैंड T20 मैच भी बिना दर्शकों के ही आयोजित होंगे। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजमेंट ने आगामी 16, 18 और 20 को खेले जाने रही T20 के मैचों को बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आने वाले एक हफ्ता आइसोलेशन में रहेंगे। 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात्रि बाजार बंदी रहेगी। 17 मार्च की रात से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में महामारी की बढ़ती चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे और चुनौती से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री लगातार कोविड के कालखंड को आप पीछे देखिए, दर्जनों बार उन्होंने विभिन्न प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर के कोविड से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, राज्यों के मुख्यमंत्री जी से भी, सभी राज्यों के जितने भी प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारी सम्मत रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज की चिंता की है बारीकी से। वहीं दूसरी ओर कोविड से निर्णायक जंग के लिए देश में तेजी के साथ टीकाकरण भी जारी है। मंगलवार सुबह तक 3,29,47,432 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारत की सक्षमता और दक्षता की तारीफ भी जहां पूरी दुनिया कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि भारत दुनिया की मदद के लिए जो भी वैक्सीन भेज रहा है, उसमें नागरिकों के हितों से समझौता नहीं किया जा रहा। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,27,543 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं,
जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.65% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 20,191 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां सियासत अपनी चरम पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा के दिग्गज नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं तो वहीं तृणमूल कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस, एआईडीएमके और डीएमके समेत एनडीए और यूपी के सभी दल जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी दंगल में मंगलवार को भी घमासान चला। एक ओर भाजपा स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दासपुर में गरजे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विष्णुपुर में रोड शो किया, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में कमान संभाली। रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्हें लगी चोट के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य के विकास को अनदेखा किया है। रक्षा मंत्री ने वायदा किया कि भाजपा सरकार बनने पर राज्य में कट मनी की राजनीति पर लगाम लगेगी। क्या किया है 10 वर्षों में ममता जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए? केवल तबाही के अलावा ममता जी ने कुछ नहीं किया। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे। किसी भी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में वह हिंसा को रोके। भाजपा ने अपना मोर्चा खोलते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कोतुलपुर में जनसभा की और राजनीतिक हिंसाओं का मुद्दा उठाया और राज्य में विकास करने के वायदे किए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में जनसभा कर दीदी के सार्वजनिक रूप से चंडी पाठ किए जाने पर चुटकी ली। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, टोलाबाजी का खेला शेष हो गए, तुष्टीकरण खेला शेष, गोटमनी खेला शेष, सब चीजों का खेला शेष हो गया है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असूल परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। इसको हमको एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा द्वारा स्वप्नदास गुप्ता को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर ट्वीट कर आपत्ति दर्ज की और कहा कि स्वप्नदास राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं और ऐसे में वे राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके बाद तारकेश्वर से भाजपा उम्मीदवार स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में चुनावी रैली कर एक बार फिर से चंडी पाठ किया और एक बार फिर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। कृषकरा बसे आछे आज के 6 मास धरे, किसान 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी मंत्री उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। सभी मंत्री यहाँ पर हैं बंगाल में। उन्होंने होटल बुक किया हुआ है और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। टीएमसी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और टीएमसी के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पेछने। वहीं दक्षिण राज्य तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के निर्वाचन के लिए मुख्यमंत्री और सत्ताधारी अन्ना द्रमुक के नेता एडाप्पडी पलानीस्वामी ने 2 दिवसीय तूफानी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। ये राज्य के 17 जिलों में सेलम से शुरू होगा, थिरुवारूर में समाप्त होगा। वहीं राज्य में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के वायदे में भी सरकारी नौकरी का वायदा किया गया है। 500 युवाओं को नौकरी देने के लिए हर जिले में प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए टैक्स में छूट का भी वायदा किया गया है। दूसरी ओर केरल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उमान चांडी ने पुथुपल्ली से नामांकन भरा, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन में स्वास्थ्य मंत्री और सीपीआई-एम की नेता शैलजा ने मतानूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा के सभी 140 सीटों पर मतदान होगा।
झांसी में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर राजकीय संग्रहालय में जारी प्रदर्शनी को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लालजी प्रसाद निर्मल अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने कहा कि झांसी ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वीरों की धरती है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने वीर पुरुषों के संघर्ष को जानने के लिए लोगों को ऐसी प्रदर्शनियों में आना चाहिए, जिससे वो अपने बीते हुए कल से सीख ले सकें। इस अवसर पर लोकगीतों, लोक कलाओं तथा प्रचार माध्यमों से अमृत महोत्सव के अंतर्गत विरासत को लोगों तक पहुंचाने और संजोने का काम किया गया। गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए ये आवश्यक है कि जलीय जीव जंतु उसमें पर्याप्त संख्या में विचरण करते रहें। प्रदूषण से मुक्ति में मछलियों का बड़ा योगदान है। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रयागराज के अरैल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मत्स्यिकी संस्थान सिफरी ने गंगा में मछलियों को छोड़कर सफाई अभियान के लिए काम शुरू किया है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने गंगा को साफ कैसे रखा जाए इस पर अपने विचार रखे। नदी में जैव विविधता बनी रहे, इसके लिए आसपास के रहने वाले लोगों को प्रेरित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि गंगा नदी में मछलियों का शिकार न करें, जिससे गंगा अविरल और निर्मल बनी रहे। मछलियां गंगा नदी में संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। इसमें मछुआरा समाज के ज़्यादातर लोग रहे, क्योंकि हम सब उनको ही जागरूक कर रहे थे। आज 15,000 मछलियों को गंगा नदी में डाला गया, कतला, रोहू, नैन, और लोगों को जागरूक किया गया कि छोटी मछलियों को ना मारें। यदि छोटी मछली पकड़ में आ जाती है जाल में तो उसको वापस गंगा में डाल दें। वो स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ गंगा का आज जो जल अमृत समान है, वो उनकी ही भूमिका है। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब इसका जरूर ध्यान रखें। कार्यक्रम था नमामि गंगे के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हम लोग सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से 15,000 रोहू, कतला, नैन, ये जो प्रमुख भारतीय कार्प मछली है, इसको गंगा नदी में आज छोड़े हैं, जिससे कि यहाँ की गंगा नदी की जैव संपदा का संरक्षण और संवर्धन होगा। वाराणसी में 6 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का कल समापन हो गया। भगवान शिव की नगरी में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर लोक कला और लोक संगीत के माध्यम से भगवान शिव के कई गुणों का वर्णन किया गया। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने लोकगीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु का शहर है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि काशी के शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। बहुत सौभाग्य की बात है, इतने प्रतिष्ठित उत्सव में गाने का निमंत्रण मिला है। और काशी आना तो हर बार एक मन की एक कामना पूरा होने जैसा है, प्रार्थना का पूर्ण होने जैसा है, देवता के प्रसन्न होने जैसा है, गुरु की नगरी है। और अब की बार ये उत्सव थोड़ा विशिष्ट है, क्योंकि लंबा है पिछले की बनिस्बत, और काशी के सारे कलाकारों को अब की बार प्रतिनिधित्व मिला है। ये महोत्सव पिछले 2 सालों से इसकी नींव रखी गई है, और जितनी खूबसूरती से इसका आयोजन एवरी ईयर कर रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे दर्शक दीर्घा भरा हुआ है, और एक से एक बड़े तमाम बड़े कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे चुके हैं।
कोविड महामारी के दौरान आईआईटी कानपुर ने 90 दिन में विश्व स्तरीय वेंटिलेटर के डिजाइन और निर्माण के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस अवसर पर द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट किताब के विमोचन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने वर्चुअली संपन्न किया। लॉकडाउन के अवसर पर कैसे आईआईटी कानपुर ने लोगों की सुविधाओं के लिए वेंटिलेटर के निर्माण में सहयोग किया, उस पर यह पुस्तक द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट में श्रीकांत शास्त्री और अमिताभ बंदोपाध्याय ने लिखी है। जब देश को सबसे अधिक जरूरत थी तब आईआईटी कानपुर ने वेंटिलेटर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश के लोगों की जान बचाने में सहयोग किया है। इस कार्य की सराहना होने पर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक प्रसन्न हैं। प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय और श्रीकांत शास्त्री की यह पुस्तक आईआईटी कानपुर के वेंटिलेटर प्रोजेक्ट के बारे में है। यह आज एक पुस्तक की लॉन्च हुई है। ये पुस्तक जब लास्ट ईयर जब कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आईआईटी कानपुर के फैकल्टी, एल्यूमिनाई और इंक्यूबेटिंग कंपनी और बाकी के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और कुछ डॉक्टर्स साथ मिलकर आए और हम लोगों ने एक आईआईटी कानपुर कंसोर्शियम स्थापित किया और उस कंसोर्शियम के अथक प्रयासों से 90 दिन में एक मैकेनिकल इन्वेजिव वेंटिलेटर, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, जो कि बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र में विकास के लिए काम करना शुरू किया है। महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर अपना एवं अपने परिवार का विकास करें। जिले में अब तक 60,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आय बढ़ी है। महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर देश की तरक्की में हिस्सेदार बनी है। ये देश और प्रदेश के विकास के लिए शुभ संकेत है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया तीसरा T20 मुकाबला इंग्लैंड ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड को जीत के लिए 157 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने 10 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से जोश बटलर ने 83 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के लिए इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। टॉस की जंग में तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सितारा एक बार फिर चमका और टीम ने झटपट पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा पर स्ट्राइक की, लेकिन रोहित भाग्यशाली रहे और आर्चर ने इस अंदाज में 5 पर रोहित का कैच ड्रॉप कर दिया। हालांकि केएल राहुल का खराब फॉर्म तीसरे मैच में आकर भी नहीं रुका और वो मार्क वुड की गेंद पर एक बार फिर 0 पर चलते बने। इस झटके से टीम इंडिया उबरी भी नहीं थी कि रोहित शर्मा 15 के स्कोर पर मार्क वुड का दूसरा शिकार बने। टीम इंडिया के लिए मुसीबत का दौर जारी रहा और पिछले मैच के हीरो ईशान किशन महज 4 पर जॉर्डन की गेंद पर आउट हुए। संकट में घिरी टीम इंडिया को उबारने का काम एक बार फिर कप्तान कोहली के कंधों पर आया, जिसमें उनका दूसरे छोर से बखूबी साथ निभाया ऋषभ पंत ने। चौथे विकेट के लिए हुई 38 रन की ये साझेदारी ऋषभ पंत के रनआउट होने के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन कोहली जमे रहे और उन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। हार्दिक पांड्या के साथ उनकी शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और टीम इंडिया ने इन दोनों बल्लेबाजों के बल पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 तक स्कोर को पहुंचा दिया। छठा विकेट हार्दिक पांड्या का अंतिम गेंद पर आया। इंग्लैंड टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और जेसन रॉय 9 पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर इस तरह कैच आउट हुए, लेकिन इस झटके का इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों पर कोई असर देखने को नहीं मिला और जोस बटलर ने धुआंधार अंदाज में T20 करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। बहरहाल 10वें ओवर में भारत को सफलता मिली और डेविड मलान क्रीज से आगे निकलकर मारने के चक्कर में 18 पर स्टंप हुए। मलान की विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की चेस स्पीड थोड़ी कम तो हुई, लेकिन मुश्किलों में नहीं घिरी। 15वें ओवर में बटलर का विकेट आते आते रह गया। कप्तान कोहली ने उनका कैच छोड़ा। इसके बाद 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर युजवेंद्र चहल ने जॉनी बेस्टो का कैच छोड़ा। इसके बाद टीम इंडिया को कोई और मौका इंग्लिश टीम ने नहीं दिया और इंग्लैंड ने 157 के लक्ष्य को 18.2 ओवर में 158 रन बनाकर हासिल कर लिया और 8 विकेट से तीसरा T20 जीत लिया। जोस बटलर 83 रन पर नाबाद रहे। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
भारत और फिनलैंड के बीच हुई शिखर वार्ता में फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, कोविड से निपटने में भारत के प्रयास सराहनीय। देश में ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का गठन। ढांचागत विकास में पैसों की नहीं होगी कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को स्वीकृति। छोटे शहरों में स्वकर निर्धारण प्रणाली से जमा होगा गृहकर। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चरम पर। पश्चिम बंगाल का चुनावी पारा चढ़ा। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरे। भाजपा ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।